अच्छा। इससे पहले लेसन की आपको हमने एक काम दिया था टर्मिनोलॉजी का, वो सब बच्चों ने कर लिया होगा आशा है। किया है? हैं? किया है बेटा? कल हमने टर्मिनोलॉजी दी थी ना याद करने को, याद करिए। जी सर जी। कितने स्टूडेंट्स ने याद की है? वेरी गुड, वेरी गुड। ईटी का क्या मतलब होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। गिफ्ट का? गिफ्ट का? एमएमआर का? मेटलिटी? मॉर्टेलिटी? वो बच्ची की आवाज नहीं आई मुझे किसी बात पे, ये पीछे बच्ची बैठी है जो पीछे थे इसकी। हाँ, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया आपका किसी भी काम पे मेरे पास? हैं? पढ़ने रही हो क्या? पढ़ रहे हो? कल पढ़े थे सच्ची? अच्छा, अगर पढ़े थे तो बताओ फिर, कुछ टर्म्स याद की कल या नहीं की? जल्दी बोलो, तभी पूछ लूंगा मैं। करी? याद नहीं रहा? आज याद रहेगा? चलो आज कर लो, चलो बैठो आराम से बेटा। आप लोग करके लाए याद? उसको तो याद होंगी, सुना देता है, ये भी बोल देता है, तू कम बोलता है जब पढ़ाने के बाद। कब? कल? परसों थे? परसों आए थे? तो बहुत सी टर्म हमने परसों भी यूज की थी, उसमें से पूछ लेते हैं। हम्म? क्या भाई, उसमें से पूछे? चलिए बताओ फिर। परसों हमने कहाँ तक बता दिया था? चलिए, मैं ये बता दिया। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन, क्या होता है ये नहीं पता? देखो, टर्म्स को बोलना शुरू करो तो अपने आप मिल जाएगा क्लू। क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब हटाना, मेडिकल का मतलब, मेडिकल का मतलब एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड, है ना, डॉक्टर के देख रेख में। प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कभी देखा है कभी आपने कि डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी को हटा दें? देखा है? क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? बैठो। अगर आप ध्यान से सुनोगे देखोगे तो चीजें निकल जाती हैं इसमें से, है ना, यहीं से निकलेंगी ये चीजें, यही इन्हीं में छिपी हुई है सब। इन विट्रो एफ का मतलब समझिए ना? कितने बच्चों को पता है इसका मतलब?
वेरी गुड। हाँ तुम बताओ, तुमने हाथ खड़ा किया हुआ था ना? हाँ बताओ, क्या होता है ये? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नहीं बता पा रहे हो? क्या होता है? हाँ है, फ्यूजन ऑफ, वो तो फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होता है? हाँ, आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो ये है ही, F4 फर्टिलाइजेशन ही था। फर्टिलाइजेशन तो है बेटा, लेकिन कहाँ, साइट क्या है इसकी? आउटसाइड द बॉडी। विट्रो का मतलब क्या होता है? ग्लास, है ना, कांच। विट्रो फैक्ट्री डिश में होता है। बैठो, बैठ जाओ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक और टर्म्स इसके लिए यूज की जाती है। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है भाई? टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना? क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? ऐसा बेबी जो किसमें बनाया जाए? पैट्री डिश में तो हो गया उसका, पैट्री डिश। हाँ, बस उतना ही काम पैट्री डिश का था, वो उतना ही काम था उसका है। उसके बाद उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है ना? कहाँ किया जाता है इम्प्लांट? कौन बताएगा कहाँ किया जाता है उसे इम्प्लांट? हाँ, जाइगोट में, जाइगोट तो खुद है, उसे इम्प्लांट कहा जब एग फर्टिलाइज करा दिया आपने पैट्री डिश में, कंडीशंस में, फिर उसे कहाँ इम्प्लांट किया जाता है? हाँ, यहाँ तो कंडीशन है। हाँ बेटा, ये बच्चा कह रहा फेलोपियन ट्यूब में, मैं पूरी बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ चल, मत उठा कर। अगर उसमें क्लीवेज एक ब्लास्टोमियर स्टेज तक हो रहा है तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और अगर 8 से ज्यादा है तो यूट्रस में भी हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में भी हो रहा है ना? जब उसका इम्प्लांटेशन किसमें करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, ट्रांसफर। क्या कहते हैं उसे? मैंने एक टर्म पूछी थी ना आपसे, उसे कहते हैं, हाँ, जिफ्ट। और जब उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नहीं, नहीं, हाँ, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी, आईयूटी। ठीक है, बैठो। इन विट्रो था वो, ये इन विवो है। क्या है? इन विवो। क्या मतलब है इसका? ये भी हमने बताया था। एक ही बच्चे ने हाथ खड़ा किया बस। हाँ, दो तीन, वेरी गुड। इन विवो चार ने, इधर पूछ लिया इधर पूछ लिया, तुम दोनों से। हाँ, क्या बॉडी के अंदर? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी, है ना? गिफ्ट, गिफ्ट में क्या किया जाता है?
गैमीट्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड ही, फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विवो है गिफ्ट में। ठीक है, चलो जल्दी भाग के। ठीक है, यहां तक आप लोगों को याद है, अच्छी बात है, ये याद होना चाहिए था, है ना। ये क्वेश्चन और बहुत बढ़िया आ गया था मेरे जहन में, स्लिप हो गया। वो तो एकदम कभी कभी स्लिपे हो जाती हैं चीजें। चलिए आएगा, जब तक आगे बढ़ते हैं, एक पे नहीं अटकते। आर्ट का नाम सुना है आपने बायोलॉजी में? आर्ट का, ART, आर्ट, कितने बच्चों ने सुना? उस बच्ची ने भी सुना है। फुल फॉर्म कौन बताएगा? वेरी गुड, बताओ। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, है ना। वो टेक्नोलॉजी जो हम, बैठ जाओ बेटा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल। रिप्रोडक्शन के मामले में असिस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं सहायक के रूप में, है ना। असिस्ट करना, सहायक के रूप में उन्हें अप्लाई करना। और उसमें से हमने कुछ नाम लिख दिए हैं उन टेक्नोलॉजीज के, है ना। विश्व में भारत की नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव देन क्या है? विश्व को भारत की नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है? डिवाइस कह लीजिए, या आप कहने इसे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा सही है, सहेली। कौन है? सहेली है ना, नॉन स्टेरॉइड है। ये बच्चा कुछ जानना चाहना नहीं लग रहा मुझे। दिनों बाद दिखाई दिया है प्राणी, पुराना पापी है शायद, हो गया है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? अफ्राहिम। अफ्राहिम, अफ्राहिम फैस, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। क्या है? कहाँ थे इतने? भटक रहा, चलिए बैठिए। हार था तो क्या कर सकते हैं। तो भाई, आर्ट के बारे में आपने जाना, गिफ्ट के बारे में आपने जाना, जिफ्ट के बारे में आपने जाना, है ना। सहेली के बारे में आपने जाना, पिल्स के बारे में आपने जाना। कौन से दो मेजर हार्मोन्स हैं जो कंट्रासेप्टिव में रोल प्ले करते हैं? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, है ना। चलो, ये अब इसका मतलब ये लेसन आपको बहुत बढ़िया तैयार हो गया होगा, और जिसके नहीं हुआ है तो वो भैया तैयार कर ले। अब हम एक नए लेसन में प्रवेश करेंगे, और सुन ले ध्यान से भैया, बहुत सारे सवाल आते हैं इनमें से, अभी बताएंगे, वो आ जाएगा तेरे को। इसके अंदर नहीं है, हाँ, हमारा रिप्रोडक्टिव वाले ऑप्शन बचे हैं। हाँ, अभी वैसे वो एम्ब्रियो के पेट में फीमेल में ओवा की जो संख्या है वो तभी एक। अच्छा, हाँ, एक चीज हमने शायद, एक चीज मुझे की है शायद। हाँ, जो ये डिजीज होती है ना, इनकी वजह से कुछ चीजें आती हैं। हाँ, पूछो। जैसे शायद वहीं से रिलेटेड सवाल है। फीमेल में ओवा की जो नंबर है वो एम्ब्रियो के स्टेज में वो हो जाता है कि हाँ
स्थिर हो जाते हैं। तो सर जी जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, हाँ तो सर जी उसके 9 मंथ के जो ओवा है वो बनने बंद हो जाते हैं, मतलब कि 9 ओवा बनने बंद हो गए, हाँ 9 ओवा नहीं बनेंगे। तो सर जी 50 के बाद भी क्या वो, मतलब कि 9 के आगे बढ़ जाएंगे? क्या मतलब? मतलब सर जी जैसे एक एज है 50 तक ओवर रिलीज होता है, हाँ और सर जी उनका नंबर एक फिक्स है। हम्म, अब सर जैसे प्रेग्नेंट होंगे थी, तो 9 मंथ तक तो ओवर रिलीज ही नहीं होंगे, ना ही बनेंगे। तो सर जी जब उसके अंदर उसकी संख्या फिक्स है, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ती सर जी 50 पे? कि जब 50 एज तक चलते हैं तो 9 ओवर प्लस हो जाए, तो बीच में 9 डूब गए थे। बैठ जाओ। इस बच्चे का कहना ये है कि ओवा हमने कहा कि एक लेडी में फिक्स रहते हैं, ठीक है। और हमने ये भी कहा कि भाई जब वो लैक्टेशन कर रही है उस टाइम पे, या प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब कहाँ है आपका पॉइंट? प्रेगनेंट। जब वो प्रेग्नेंट हो रही है तो उस टाइम में उसमें ओवा की संख्या 50 की जो उम्र बताई, ये एवरेज एज है बेटा, एक्यूरेट एज नहीं है ये। क्या है? वैसे तो 40 से 50 चलती है, 40 टू 50, ठीक है। तो एक्यूरेट एज मान के इसे कैलकुलेशन करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ये एवरेज उम्र है। और कोई सवाल? चलिए आज हम शुरू करेंगे आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बहुत एक और दूसरा लेसन है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का। ये दोनों लेसन में से अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं, 10-11 सवाल फंसते हैं। अब 10-11 सवाल होने का मतलब है एक बहुत बढ़िया, है ना, मैटर आपको मिलता है। और अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी है। और अगर इसे हवा बना के समझेंगे तो उतना ही मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है। उसके लिए जरूरी ये है बच्चों, आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक ज्ञान होना चाहिए। डीएनए पढ़ा है सब बच्चों ने? डीएनए का मॉलिक्यूल पढ़ा है? डबल हेलिक्स होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें। यूनिट क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है डीएनए की? हैं? जी? यार डीएनए की पूछा है मैंने। डीएनए किस किस से मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो यूनिट क्या है उसकी? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है भैया? पता है कुछ या नहीं? कितने बच्चों को पता है न्यूक्लियोटाइड के बारे में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों को न्यूक्लियोटाइड्स के बारे। हाँ बेटा तू बता दे न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनता है। हाँ बोलो। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, एक पेंटोज और एक फॉस्फेट मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ऐसे ऐसे कई असंख्य न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए मॉलिक्यूल्स में मौजूद रह सकते हैं। आप जानते हैं कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स ये पैरेलल हैं। क्या है बेटा? पैरेलल जानते हैं ना? जैसे 2 जीने के सिरे चलते हैं पैरेलल पैरेलल, घूमते ट्विस्ट लेते हुए, और बीच में उसके क्या जुड़े रहते हैं? डंडे जुड़े रहते हैं। ऐसे ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो मेनली किसके बने होते हैं? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के हैं। और बीच में जो डंडे होते हैं वो किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? 5 प्रकार के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के हैं? 5। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। एंड यूरेसिल इन द केस ऑफ, जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो यूरेसिल को कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं?
न्यूक्लिक एसिड में 5 और डीएनए में 4। ठीक है, तो इनके हमने बताया एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? बताया ना ये सब बच्चों को? इतना बेसिक यूनिट बेसिक स्ट्रक्चर पता है सब बच्चों को, है ना? एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थायमिन से। और गुआनिन हमेशा किससे जुड़ता है? साइटोसिन से जुड़ता है। ये बात भी सब बच्चों को पता है? ठीक। जब ए टी से जुड़ता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बीच में? डबल। और जब सी जी से जुड़ता है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक। अब ये जो दो स्टैंड होते हैं, एक सिरा ऐसा होता है जो 5 और फिर ये आके देख लो भाई सिरे को, ठीक है भाई? ये 5 और 3 जो है वो कार्बन संख्या है जो शुगर में, पेंटोज शुगर में नंबर पे ऊपर रहता है। तीसरे वाला है या 5वें वाला है, ठीक है? ये नंबर उससे रिलेट करता है। ठीक। हेलिक्स बनते हैं इनके बीच में, क्या बनते हैं? हेलिक्स। हालांकि अभी हमें इनके साइज वाइज से कोई मतलब नहीं है इस लेसन में कि कितना इनका साइज होता है। एक हेलिक्स में कम से कम कितने पेयर होते हैं नाइट्रोजन बेस के, तो इनसे भी कोई इतना डीप में अभी हम नहीं जा रहे हैं। इसमें हमें केवल बेसिक, मैंने कहा था बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम इस लेसन को अच्छी तरह से समझ सके। अब ये जो डीएनए का मोलिक्यूल्स है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है, इसके छोटे छोटे पीस अलग अलग काम करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, है ना? अगर कोई एक ऐसा टुकड़ा जो विशेष प्रकार की जीन को, विशेष प्रकार की प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए का पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन इज नोन एज जीन। उसे ही जीन कहते हैं। जीन का कॉन्सेप्ट है ना? तो जीन क्या है भाई? डीएनए का एक पार्ट जो विशेष प्रकार की प्रोटीन को क्या कर सके, निर्माण करता है, वही तो जीन है। क्योंकि अभी इसमें पढ़ेंगे, फिर आप इसमें डीएनए में भी क्या क्या होता है, तो एक जीन है। तो यहाँ पे हम जीन से संबंधित बात है तो जीन की ही बात कर रहे हैं। रिकॉन न्यूट्रॉन वगैरह खूब पढ़ेंगे अभी आप इनके बारे में, है ना? जब डीएनए को पूरा पढ़ेंगे तो वो आएगा, लेकिन यहाँ अभी उससे मतलब नहीं है हमारा मतलब है जीन से। एक प्रोटीन, वन प्रोटीन, वन एंजाइम, वन कैरेक्टर। ठीक है, ये थ्योरी भी लेटर ऑन आप जानेंगे। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब? क्या बायोटेक्नोलॉजी आज का ही वर्ड है, आधुनिक समाज का वर्ड है, या प्राचीन समय से है? आधुनिक। सबसे पहले तो ये मिसकॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि ये आधुनिक वर्ड है। हम सदियों से बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि समय समय पर इसकी परिभाषा को मॉडिफाइड किया गया है। समय समय पर इसकी परिभाषा को मॉडिफाइड किया गया है। अगर हम एंशियंट वे में देखें, एंशियंट वे में देखें, कोई ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म द्वारा सिक्रेटेड एंजाइम जिसकी हेल्प से हम कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस करते हैं, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। उस टाइम में उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा गया। आपके घरों में भी वो यूज होता है। आपकी मम्मी दही जमाती है, कैसे जमा लेती है? दूध से। अच्छा, हमारे घर में तो पानी से जमती है। दूध से ही दही जमती है, लेकिन मैंने पूछा कैसे? जामुन लगा के थोड़ा सा खट्टा लगाना पड़ता है। क्या है वो खट्टा? व्हाट इज इन दिस खट्टा? अरे उसमें है क्या? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, यानी एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पूरा का पूरा दूध है उसके साथ एक प्रोसेस किया जाता है। ये नहीं कि भैंस का दूध निकाला और उसमें खट्टा डाला तो वो दही जम जाएगा, नो। या दूध को उबाला और उबलते हुए दूध में खट्टा डाल दिया वो जम जाएगा, नो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसे लाना पड़ता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लाने के बाद उसमें खट्टा डालेंगे तो दूध का क्या जमेगा? तो भाई दूध का दही अभी तो नहीं जम रहा, ये तो सदियों से जमाते आ रहे हैं।
तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नया वर्ड नहीं हुआ है। पनीर बनाते हैं, जी सर जी। सिरका बनाते हैं, बनाते हैं सिरका, शराब बनाते हैं, अच्छा हाँ, मुझे हैं? तो ये भैया इसमें सब किसका इस्तेमाल हुआ? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ? तो ये भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है कोई प्राचीन, कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज एंशियंट कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक। और हम इसे समय समय पर विभिन्न प्रकार में यूज करते रहे हैं। लेकिन एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या आई भाई? फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आया। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि भैया कुछ टेक्निक इस्तेमाल करके हम जो वांछित है, जो हमें चाहिए, हम उन जीवों से वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी हम क्रिएट करते हैं। कैसे कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी? बहुत हाई स्किल्ड लगाकर हम स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज कराते हैं इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, है ना, और फिर उसे इम्प्लांट करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से ही हम आज की डेट में किसी भी जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर किसी जीन में कोई गड़बड़ी है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। डीएनए वैक्सीन्स जो बनाई जा रही है आजकल की डेट, जो वैक्सीन्स हम निर्माण कर रहे हैं, वो भी आइए जो वैक्सीन बच्चों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, इतनी तेजी के साथ सिंथेसाइज कर रहे हैं वैक्सीनों को, वो भी किसका कमाल है? बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है। ठीक है, तो एक एंशियंट और एक टेक्नोलॉजी है भाई। टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक सब को छोड़ने वाली परिभाषा, एक डेफिनेशन नहीं आ पा रही। तो वो आई यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इन्होंने क्या किया? दोनों को मिला, मिक्स कर दिया, दोनों को आपस में मिला दिया। और इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई वो सबको मान्य है। इनके द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो परिभाषा दी गई बायोटेक्नोलॉजी की, वो सबको मान्य है। क्या कहा भाई इन्होंने? मोटे मोटे तौर पे इन्होंने कहा भाई जो लाइफ साइंस है, क्या है? लाइफ साइंस और ऑर्गेनिज्म और सेल और पार्ट, उसका कोई हिस्सा, उसका कोई हिस्सा मिलकर, क्या करके? मिलकर हम क्या करें? एक मॉलिक्यूलर एनालोगस तैयार करें, जिससे कि हम प्रोडक्ट और प्रोसेस तैयार कर सकें ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो उसको कहा इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी। और यही जो परिभाषा है सर्वमान्य है। मैंने कहा सभी कंट्रीज इसे मानते हैं, सभी इस पे काम करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है भाई, सब काम कर रहे हैं। तो अब इसे देखना पड़ेगा भाई ये क्या है, अब इसे देखना पड़ेगा ये क्या है। तो इसके प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ ये सिद्धांत होने चाहिए जिसपे बायोटेक्नोलॉजी काम करे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के दो ही प्रिंसिपल है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उनमें मेन निकालें, कोर निकालें, तो केवल कितने हैं? नंबर एक, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है भैया?
जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आप जो आपके न्यूक्लिक अम्ल है ना, आरएनए या डीएनए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में केमिकली चेंज कर सकते हैं, यानी उसमें केमिकली चेंज ला सकते हैं, उसका कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं, और फिर उसे होस्ट में इम्प्लांट भी कर सकते हैं। होस्ट में क्या कर सकते हैं? इम्प्लांट। अभी बताऊंगा, जनरल में बताऊंगा इसका मतलब, पहले वैसे समझ लो, किताब की भाषा में समझ लो, फिर जनरल करके बताऊंगा इसे मैं। इसे इम्प्लांट भी कर सकते हैं। ठीक, फिर जब हम इम्प्लांट कर रहे हैं इसे, तो भैया हमें एक क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर चाहिए। कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए? जर्म्स पे काम कर रहा है, जीव पे काम हो रहा है, तो हमें जर्म फ्री, स्टरलाइज क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट तैयार करना पड़ेगा आर्टिफिशियली, केमिकली, प्रयोगशाला में। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उसकी क्लोनिंग कर सके हम, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करना है तो क्या कर सके? उसकी क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब कॉपी तैयार करना, जैसे एक की दूसरी कॉपी, दूसरी की तीसरी कॉपी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए। हमने कर लिया, लेकिन करने के बाद एक सेल में कर लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब तक उसकी क्लोनिंग नहीं होगी। क्लोनिंग करने के लिए बच्चों हमें एक एटमॉस्फेयर चाहिए जो स्टरलाइज हो, है ना, इन्फेक्शन फ्री हो। तो ये सारा का सारा हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसे ही हम पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड उसके प्रोसेस में, उसके प्रिंसिपल्स में और प्रोसेस में। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है? इंपॉर्टेंट। अब अगर हम दो बात करें, आपने देखा होगा कि भाई जीवों में अपनी संख्या बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, अदर दिस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। भाई दो ही तो तरह के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड सबका पता है ना, इनमें से कौन सा ज्यादा बेटर एडवांस है? वाई? क्यों? वेरिएशन होती है इसमें। इट प्रोवाइड वेरिएशन, इट प्रोवाइड, और जब ये वेरिएशन कर रहा है, वेरिएशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए को बना रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रहा है। भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा तो ही तो वेरिएशन आएगी, और जब वेरिएशन आएगी, अलग अलग कॉम्बिनेशन से वेरिएशन आएगी, तभी तो क्या बढ़ेगा? बताइए, पीछे आओ थोड़ा सा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन तो होगा, लेकिन क्या बढ़ेगा? क्या चांस ऑफ एग्जिस्टेंस, जीवों के चांस बढ़ेंगे एग्जिस्टेंस रहने के, जीवित रहने के, है ना। अगर वेरिएशन नहीं है तो एक पे इफेक्ट डालेगा, सारे एक जैसे हैं, सारे डाउन। अभी हमने बताया था पीछे आपको कि आप दवाई छिड़कते हैं मच्छरों को मारने के लिए, तो सारे मच्छर उससे नहीं मरते, कुछ क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यून है, उनमें इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी। अगर वो सारे एक जैसे होते तो क्या होता? खत्म सब, आपका तो काम बहुत आसान हो जाता। अगर कोरोना आया और सबको हुआ, सारे एक जैसे होते तो सारे क्या हो जाते? इस दुनिया से ह्यूमन, होमोसैपियंस समाप्त हो जाता। होमोसैपियंस, इसका मतलब ये है कोरोना कोई आज पैदा हुई चीज नहीं है। कोरोना कोई आज पैदा, हाँ ठीक है, वो म्यूटेंट आज बना है, लेकिन जहां से वो बना है उसके जैसे पहले भी रहे हैं, और कुछ लोगों के डीएनए में उससे रजिस्ट करने के जीन मौजूद थे। कुछ लोगों के डीएनए में उससे रजिस्ट करने के जीन मौजूद, वो बच गए, वो बच गए, है ना। सब में अलग अलग होता है। ऐसे ही हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए को मौका मिलता है वेरिएशन देने का, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए संरक्षित हो जाता है, एक जैसा ही चलता रहता है। तो ये हमारे काम का नहीं है।
हमारे काम की कौन सी एक्टिविटी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली है। चलिए अब इससे और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का ही एक और उदाहरण लेते हैं जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। आपने देखा होगा जो गांव में बच्चे रहते हैं वो उनकी गाय भैंस दूध देती हैं, है ना? तो जब दूध देने के लिए वो उन्हें क्रॉस कराने के लिए, ब्रीडिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, तो दे सर्च ऐसे बैल या भैंसा को चूज किया जाता है जो अच्छी नस्ल का हो, जिसका दूध ज्यादा, जिसमें दूध ज्यादा देने वाले जीन्स हो, ऐसा चूज करते हैं नहीं? तो हम उसे चूज कर लेते हैं कि भाई या हमें कोई नई किस्म की, नई वैरायटी की कोई सब्जी उगानी है, तो हम जो अच्छी वैरायटी की है उनके बीच में हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। ये पुराना तरीका है, चल रहा है, ट्रेडिशनल। इसमें क्या लॉस है? कर तो लेते हैं हम, इसमें क्या लॉस है बताओ? सोच के बताओ। हमें अच्छी नस्ल का दूध वाला पशु मिलेगा, मवेशी मिलेगा, हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते रहे हैं। इसकी चुनौती क्या है, इसमें नुकसान क्या रहता था, बताएगा कोई? एक बच्ची ने, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ इस बच्ची के लिए, बहुत बढ़िया। मैं इसी पॉइंट को निकालना चाह रहा था। बैठो भैया, इसमें हमने केवल एक ही कैरेक्टर देखा कि हमें दूध वाला पशु चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे, दूध वाला तो हमें मिल गया, लेकिन दूध के साथ साथ पता लगा ये तो बीमार होता रहता है पशु, इसमें बीमारी के भी कैरेक्टर है, वो जीन भी उसके साथ अचानक चला गया। हम डिजायर है वो हमारा, लेकिन वो भी तो जाएगा, वो हमारी इच्छा पे नहीं है कि हम केवल दूध वाला, डिजायर और अनडिजायर दोनों जा रहे हैं। लेकिन आज की बायोटेक्नोलॉजी केवल डिजायर कैरेक्टर को आगे बढ़ने का मौका देती है। ये फर्क है आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आई, बायोटेक्नोलॉजी केवल जिसे हम डिजायर करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसे ही हम आगे लेकर बढ़ेंगे। ठीक, अब इसके लिए कैसे होगा भाई, ये कह तो दिया। अब सपोज कीजिए एक बेसिक समझना, सारी कहानी यही घूमेगी, एक बेसिक समझ लेना और सारी कहानी यही घूमेगी। पूरी बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है ना, इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। जब भी कहीं दिमाग में समझ में ना आना शुरू हो जाए, बंद हो जाए, तो ये इन तीन चीजों को ध्यान में रख लेना कि किसके संदर्भ में बात हो रही है, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक जीव है जिसमें हमें एक जीन बहुत अच्छा लग रहा है, भाई ये कैरेक्टर इसका बहुत बढ़िया है तो बहुत सारे कैरेक्टर, लेकिन इसमें ये अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूं केवल और केवल यही कैरेक्टर, ये जो मेरा होस्ट है ना, जिसमें मैं चाहता हूं उसमें आ जाए। ठीक, जीन को तो मैंने बता दी पार्ट ऑफ डीएनए, ये ध्यान में रखनी है, जो इसलिए मैंने कहा था वो बात, जीन तो पार्ट ऑफ डीएनए है। ठीक है, अब यार इसे लाने के लिए यहां पर लाना चाहता हूं मैं, और कैसे लाऊं, चाहता तो हूं, पर लाऊं कैसे, काम कैसे करूं, है ना? तो यहां से लेके यहां तक लाने का जो पूरा प्रोसेस डेवलप हुआ है ना, वही बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे इस लेसन, उसी के प्रोसेस में पढ़ेंगे आपके। अब इसके लिए भाई जरूरी है कि पहले तो एक जीन को क्या किया जाए, आइसोलेट किया जाए। जीन को क्या किया जाए, अब भाई ये जीन अकेला थोड़ी ना पड़ा है, ये तो डीएनए, ये भी तो डीएनए पे है ना, ये इसके डीएनए पे है तो ये इसके डीएनए पे है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, आइसोलेट करें। पहले तो चूज करें, फिर इसे क्या करें, आइसोलेट करें। अब ये आइसोलेट तो कर लिया हमने, क्या ये आइसोलेट होकर रिप्लिकेशन होता है डीएनए का काम? अकेला जीन क्या रिप्लिकेशन कर लेगा? ये नहीं कर पाता, ये रिप्लिकेशन नहीं कर पाता, एक प्रॉब्लम है। अब ये रिप्लिकेशन चूंकि नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसे किसी दूसरे डीएनए के अणु के साथ जोड़ें।
दूसरे डीएनए अणु के साथ जोड़ें, और ऐसे डीएनए के अणु के साथ जोड़ें जिसके साथ इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल फिट बैठती हो। तो ऐसा हमें एक वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? वेक्टर ढूंढना पड़ेगा जो भैया इसे लेकर जाए और अपने साथ कंबाइन कर ले और इस पोजीशन में ले आए कि ये क्या कर सके? रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, अब हमने एक वेक्टर ढूंढा। वेक्टर में हमने उसके, हालांकि सारे काम मैं बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होंगे, प्रोकैरियोट्स में होंगे, और फिर उसे यूकैरियोट्स में फिट किया जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहां से यहां तक प्रोकैरियोट का खेल है, फिर उसके बाद यूकैरियोट का खेल चलेगा। ठीक है, तो भैया हमें उसे रखना है कि भैया एक डीएनए है, एक वांछित कैरेक्टर है, वो आ जाए किसी तरह से इस होस्ट में, मेरे इस होस्ट में लाने के लिए मुझे उस डीएनए को मैंने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद मैंने आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन ये तो सूख के मर जाएगा, ये तो रिप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, ये तो ऊपर आगे बढ़ेगा नहीं। तो मुझे जरूरत पड़ी कि भाई इसे किसी के ऊपर क्या कर दूं? फिक्स कर दूं। तो मैंने एक वेक्टर ढूंढा, और वेक्टर के डीएनए में इसे मैंने क्या कर दिया? सेट कर दिया, जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब जब इसमें जोड़ दिया, तब उसके बाद मैंने इसे जो होस्ट है उसके अंदर क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। और जब इसे इंजेक्ट कर दिया तो भाई मुझे वांछित जीन मिल गया, लेकिन ये तो एक ही कोशिका है। अब मैं इसे मौका दे रहा हूं कि भाई ये क्लोनिंग करे, यानी अपनी संख्या को बढ़ाए। ऐसे ऐसे कैरेक्टर वाली बहुत से सेल्स मुझे मिल जाएं जिससे मेरा काम हो जाए। तो ये है बेसिक जो हमें पढ़ना है। इसी से संबंधित सारी टर्म्स आएंगी, इन्हीं से संबंधित सारी टर्म्स आएंगी। बताइए, समझ में आए बात? क्या कहा हमने? हमने कहा भाई हमने कोई कैरेक्टर चूज किया है, वो हमने किसी में देख लिया, उसके हमें बाकी कैरेक्टर से मतलब नहीं, वो तो बेकार है हमारे लिए, केवल एक कैरेक्टर चाहिए, है ना? मान लिया, सपोज कीजिए, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म देखे ना आपने, जेनेटिक मॉडिफाइड, यही जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये। आपको केवल यार मुझे एक ना ऐसी भेड़ चाहिए, क्या चाहिए? ऐसी भेड़ चाहिए जिसकी बाल बहुत लंबे लंबे आते हैं, बाल बहुत लंबे लंबे आते हो। ठीक है, आपने देखा कि एक भेड़ है, उसके बाल बहुत लंबे, उसमें करेक्टर है बाल बहुत लंबे के, लेकिन सींग भी बहुत बड़े बड़े हैं उसके, सींग भी बहुत बड़े बड़े, देखने में बेडोल है वो, लेकिन मुझे तो अपने प्यारी को क्यूट सी भेड़ में चाहिए वो सारा का सारा, है ना? तो मैं कहूंगा भाई, तो मैंने एक जीन देखा, क्या? बाल लंबे लंबे, जिससे मैं ऊन बना सकूं, बढ़िया क्वालिटी की ऊन ले सकूं उस भेड़ से, है ना? उस ऊन से बढ़िया क्वालिटी की ऊन ले सकूं। तो भैया वो जीन मैंने आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करने के लिए मैंने कहा कि ठीक है भाई आ जाओ। तो लेकिन ऐसे नहीं आएगा वो, जीन अलग करके, जीन को अलग किया गया, जीन को अलग करने के बाद वेक्टर में डाला गया, वेक्टर से फिर होस्ट में इंजेक्ट किया गया, फिर वहां पर क्लोनिंग की गई, तब जाके उसकी संख्या बढ़ेगी, तब जाके मुझे बहुत सारी भेड़ ऐसी मिलेंगी जो ज्यादा ऊन देगी, तभी तो मैं अमीर बनूंगा, तभी तो मेरा वेलफेयर होगा, तभी तो मैं संसार को जो है बढ़िया क्वालिटी की ऊन उपलब्ध करा पाऊंगा, संसार सर्दी से बचा रहेगा। नहीं? तो यही बायोटेक्नोलॉजी का एम है, इसी लाइन पे हमें आगे बढ़ना है। समझ में आ गया इतना? ये बेसिक समझ में आया? यस सर। अब बच्चों, यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ चीजें आएंगी जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। हर स्टेप पे कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं लोचा, मुझे प्रॉब्लम है। डीएनए भाई कैसे अलग कर दूंगा मैं? काटू क्या चीज है? पहला लोचा कि डीएनए को कैसे काटूं, क्या चीज लाऊं मैं? ठीक, फिर दूसरा, इस डीएनए को काटना तो मुझे दोनों के डीएनए पड़ेंगे, वेक्टर का भी काटना पड़ेगा, और जो टारगेट जीन है, जो टारगेट एनिमल है, उसका भी काटना पड़ेगा, दोनों के डीएनए काटने पड़ेंगे।
जब तो एक में से काट के दूसरे जगह फिट करूंगा, ऐसा थोड़ी ना है। एक में से काटा और दूसरे में चिपका दिया, नहीं, काटने दोनों के पड़ेंगे। तो मुझे सीजर चाहिए, बायोलॉजिकल सीजर चाहिए। क्या चाहिए? सीजर चाहिए। वो सीजर कोई ये कैंची तो होती नहीं, सेल के अंदर काम हो रहा है ना, तो मैं कैंची से तो नहीं काट सकता। वहां पे मुझे कुछ एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। ऐसे एंजाइम चाहिए जो मेरे इस काम को कर सके, जो मेरे इस काम को, किस काम को? डीएनए को काट कर अलग कर, जोड़ने का नहीं, आइसोलेट कर सके। अब देखो एक एक स्टेप को पकड़ना है, ये कभी दोनों को एक जैसा पकड़ लो, वो केवल निकाला है डीएनए, ठीक है, अलग किया है पार्ट। अब यहां पर भी उन एंजाइम को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं और एंडोन्यूक्लियस भी होते हैं। तो भैया ये एंजाइम है, केवल काम क्या है इनका? कट करने का। अभी देखेंगे ये कहां से हमने पकड़े, इसकी भी हिस्ट्री अभी पढ़ेंगे कि बैक्टीरियोफेज से कैसे हमने इन्हें पकड़ा, तब जाके हमारा काम हुआ। अभी पहले मैं पूरी हिस्ट्री को, ये जो सिनेरियो है ना, इसमें थोड़ा सा कच्चा काम कर लूं, फिर हम जब कच्चा काम कर लेंगे तब हम इसे का काम सीक्वेंस में जोड़ देंगे, ठीक है। पहले मैं अलग अलग काम कर लूं जहां जहां मुझे चाहिए। तो भैया ये एंजाइम कितने प्रकार के हो गए? तो कौन कौन से बताए मैंने? एक्सोन्यूक्लियस और ये एंजाइम करते क्या है? डीएनए के किसी पीस को काटने का काम करते हैं। अब ये एक्सो और एंडो का क्या खेल? डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा है। जो एंडो होंगे ना, वो किसी बीच के पार्ट को अलग करेंगे, और जो एक्सो होंगे वो किनार एंड को करेंगे। तो हमारा यहाँ पे खेल एंडोन्यूक्लियोसिस से, एक्सो से नहीं, ठीक है। अब ये एंडो भी दो प्रकार के हैं, एंडो भी दो प्रकार के हैं फर्दर, जानेंगे कैसे? अब जो टुकड़ा आ गया, अब वो टुकड़ा आ गया न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का। किसका आ गया? पहले तो पूरे डीएनए में समझो, डीएनए को काटने वाले कितने प्रकार के बताए मैंने? तो मान लिया ये है डीएनए मेरे पास, ये पूरा डीएनए का सूत्र है। एक मेरे पास एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या करेगा इस डीएनए को? केवल यहीं से काट सकता है या यहां से, ये तो हो गए एक्सोन्यूक्लियसिस। लेकिन यदि एक मेरे पास ऐसा एंजाइम आ गया जो इस डीएनए के बीच के हिस्से को कट कर सके, यही है एंडोन्यूक्लियस। यहां पर तो एक सीक्वेंस आ गई मेरे पास पूरी न्यूक्लियोटाइड्स। ये एंडोन्यूक्लियस भी दो प्रकार के हैं, एक बेटा वो है जो केवल थोड़ा सेंटर से हटके ही काट सकते हैं, फिर वही बाहर वाले और अंदर वाले आगे फिर दोबारा से, और एक वो है जो सेंटर में से काट सके, ठीक है। यहां दोनों की जरूरत है, यहां दोनों चलते हैं। क्लियर हो गया? एंडोन्यूक्लियस के बारे में समझ में आया, इसका पार्ट समझ में आया, ये कहां से आया कैसे आया ये भी अभी थ्योरी समझे। चलिए ये हो गए। अब इस डीएनए, ये एंडोन्यूक्लियस कहां कहां काम करेगा? बताओ एंडोन्यूक्लियस कहां कहां काम करेगा? टारगेट पे भी और वेक्टर, दोनों के प्लाज्मिड बैक्टीरिया हैं दोनों। तो बैक्टीरिया में आपने देखा कि एक प्लाज्मिड संरचना के बारे में किसने सुना है? एक ने सुना। हाँ वो बच्ची जरूर बताएंगे क्योंकि वो बीएससी कर रही है। अच्छा बताएगा कौन प्लाज्मिड क्या होता है? एक ही बच्चा बताएगा। हाँ बताओ क्या होता है? क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो आपका बैक्टीरिया होता है उसमें साइड में चीज पड़ी रहती है जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, दैट इज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के साथ ये खेल होता है बेटा, प्लाज्मिड के में से ही काटा जाता है और प्लाज्मिड में ही जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये कटने का काम तो हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो आप मोटा मोटा समझ रहे हैं, अभी तो हम इसकी फाइन में जाएंगे, गहराई में भी जाएंगे अभी इसकी। और दूसरा है इसे जोड़ने का। डीएनए को क्या किया हमने? काट तो गया, अब जोड़ना है। किसमें जोड़ेंगे? वेक्टर के प्लाज्मिड में। और जब डीएनए को वेक्टर के प्लाज्मिड
प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं रिकम्बेंट डीएनए। क्या कहा जाता है इसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जुड़ा कैसे है? यहां पर भी एक एंजाइम चाहिए, और वो कौन है? डीएनए लाइकेज। ठीक है, अब यहीं पे एंजाइम का एक और तीसरा एंजाइम का रोल समझ लो। तो एंजाइमों में से हम थोड़ा हटेंगे, फिर इसका क्या करानी है? क्लोनिंग करानी है। डीएनए को क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। पॉली नंबर में इन्हें चाहिए, तो अब एक एंजाइम आ जाता है पॉलीमरेज। क्या आ जाता है? पॉलीमरेज, जो क्लोनिंग करके इन डीएनए को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे ऐसे और सारे कॉपियां जो है इसकी तैयार करेगा। ठीक है, बेसिक आ गया समझ में आपको या नहीं आया? अच्छा, ये आप जानते हैं कि सबसे पहले डीएनए को प्लाज्मिड में जोड़ने का काम किसने किया था? तो एक बच्ची ने हाथ, हिंट मैं दे देता हूं, दे आर 2 साइंटिस्ट। हाँ, वो बच्ची, एक बच्ची बता रही। हाँ बेटा, कौन कौन है? हैं? नो बेटा, नहीं। स्टैनले, हाँ स्टैनले कुहने एंड हर्बर्ट बॉय। ठीक है, नहीं, इन 1972 में डीएनए रिकमेंड इन दोनों ने किया। ये सब एनसीईआरटी में है लिखा हुआ आपका। वही इस बायोटेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी से सीधे सीधे सवाल आते हैं, जो ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मैं इससे पहले लेसन में भी ज्यादा इधर उधर नहीं गया, और इसमें भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधे सवाल आते हैं इनमें, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये काम किया। क्या काम किया भाई इन्होंने? इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया होता है, कौन है? साल्मोनेला। पूरा नाम बताना इसका। ट्राइको, ट्राइको क्या था ये? टाइफीम्यूरियम। हाँ, और एक हमारा है इस्चीरिया कोलाई। इसमें भैया एक जीन मौजूद जो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंट था। हाँ, एंटीबायोटिक का उस पर असर नहीं होता था। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें तो इस्चीरिया कोलाई में चाहिए, ये तो एक हमारा लाभदायक बैक्टीरिया है। हम इस्चीरिया कोलाई अपने आप में पाले रखें, और इसमें बैक्टीरिया, जब हम कहीं एंटीबायोटिक खाएं तो बाकी बैक्टीरिया तो मरे, लेकिन ये बचा रह जाए। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने उसमें से काटा, वेक्टर में दिया, और वेक्टर के प्लाज्मिड में जोड़ा, और ई कोलाई में इंजेक्ट कर दिया। वही काम जो मैंने आपको बताया है। लेकिन ये तब तक नहीं कर पाए जब तक काटने का ना पता चला, जब तक काटने का नहीं पता लगा। अब काटने का पता कैसे चला भाई? ये चला शायद 1962 है, शायद 63 है। एनसीईआरटी 63 कह रहा क्या? 63। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस है। और वो क्या करता है? हमला करता है बैक्टीरिया के ऊपर। है, और जब वो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है, तो भाई बैक्टीरिया के ऊपर जब हमला किया, तो हमने देखा कि उस बैक्टीरिया में अपनी रक्षा प्रणाली, अपने को रक्षा करने के लिए दो तरह के एंजाइम बने। एक वो जो मिथाइल ग्रुप वाले थे, और एक वो जो एंडो न्यूक्लियस थे, जो डीएनए को काटने वाले। एंडोन्यूक्लियस का मतलब डीएनए को काटने वाले। तो हमारे यहाँ पे मतलब किससे है? काटने वाले से। किससे मतलब है? काटने वाले। तो यहाँ पर, और उन्हें तब इन्हें इसको प्रोसेस करने में 1969 तक, शायद ये 6 साल तक इस पे काम किया इन्होंने, और 1969 में जाकर
वो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में, काटने वाली प्रक्रिया को समझने में सफल रहे और 1972 में इन दोनों ने कांड कर दिया है। 1972 में इन दोनों ने उसका पूरा फायदा उठा के अपना डीएनए रिकमेंडेंट जो है वो तैयार कर दिया। क्लियर हुआ बच्चों? हैं? अब ये जो एंडोन्यूक्लियस है ना बच्चों, ये ऐसे ही नहीं है, इनके साथ भी कुछ बातें जुड़ी हुई, इनके साथ भी कुछ चीजें हैं। ये कहीं भी ऐसे काम नहीं करते। ये क्या करते हैं भैया, डीएनए में ढूंढते हैं कहां इन्हें काम करना है, साइट ऑफ एक्शन ढूंढते हैं कि इन्हें कहां पे जाके काम करना है। मान लिया ये पूरा डीएनए पड़ा है, ये पड़ा डीएनए मॉलिक्यूल एक पूरा, है ना। अब ये क्या करेंगे, इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद देखेंगे पूरा और देखेंगे अच्छा यहां काम करना है, तो साइट ऑफ एक्शन आ गई जहां इन्हें काम करना है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं होता, इसमें ढूंढने के लिए वो देखते हैं कि भैया कहां पर जो न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं ना, उनका कहां पर सीक्वेंस प्रॉपर बैठता है, कहां पे उनकी मतलब के क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मिलती है। जहां मतलब की सीक्वेंस मिलेगी वहीं वो एक्शन करेंगे, वहीं वो एक्शन करेंगे। अब ये सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है भाई, ये भी एक प्रॉब्लम। और ये सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, देखो जो हम काम मोटा मोटा बताते जा रहे हैं, फिर जब हम उसकी गहराई में जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आ रहे हैं कि कैसे हो। यही बायोटेक्नोलॉजी चलती रहेगी, बस ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी चलती रहेगी। अगर आपने देखा हो कि भाई अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं मैं, हाँ एक चीज रहेगी, एंडो न्यूक्लियस के बारे में, इनके नामकरण के बारे में मैं बात बता दूं, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में बता दूं, है ना। सबसे पहला एंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो खोजा गया उसका नाम क्या था, हिंद। क्या मतलब उसका, ये नाम है, क्या है, ये नाम है। जीनस से लिया गया है, हीमोफिलस, हीमो। अगले दो शब्द इन्फ्लुएंजा स्पीसीज है, बी ऑर्डर है, और जो रोमन में लिखा है ना, ये रोमन वर्ड में लिखा है, ये सॉरी डी जो है स्ट्रेन है, डी क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता है ना। और जो रोमन में लिखा हुआ है ये है उसका ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है ना, ये इसका क्या है, ऑर्डर। एक और शायद नाम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, एस्चीरिया कोलाई का, R1 है ना। यस सर। क्या है ये, है हाँ वही तो लिखा है ना, ई को R1 ही तो लिखा है। क्या है ये, E4 है, इस्चीरिया, इर्चीरिया है ना। CO मीन्स कोलाई स्पीसीज, R स्ट्रेन,
और 1 ऑर्डर, ऐसे नाम दिया जाता है ना। और आज की डेट में ऐसे ऐसे कितने हैं? 900 से ज्यादा एंडोन्यूक्लियस खोज लिए गए हैं, जो मोर देन 250 बैक्टीरिया से तैयार किए गए हैं। प्रोकैरियोट है 230। चलो ये, हाँ ये फिगर देख लीजिए 230। एनसीईआरटी जो बोले वो सही है, जो एनसीईआरटी का आंकड़ा है वही बस अंतिम है 230। क्लियर हो गया। अब इसमें जो ये है ना, मैंने कहा था कि हर एक एंडोन्यूक्लियस अलग अलग सीक्वेंस पे काम करता है, तो ये इस सीक्वेंस पे काम करने वाला एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, किस पे क्या लिखा है मैंने? हैं? हाँ, एक टी रह गया। क्या है भाई ये? क्या है ये? कोई बताएगा मुझे क्या लिख दिया है मैंने? हैं? एक बच्ची कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है? आप क्या बोल रहे थे? क्या बोला इस बच्ची ने? बोलो जोर से। क्या होती है ये? ये क्या नाम लिखा मैंने? नेतिन। क्या नाम लिखा मैंने? इसे सीधा पढ़ो, क्या है ये? उल्टा पढ़ो, क्या है ये? ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। एक शब्द आपकी एनसीईआरटी में लिखा है मलयालम। क्या लिखा है? मलयालम से इसको समझाया गया है। अब इसे देखो जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने? कौन है भाई ये जी? ये किससे जुड़ा है? ए, ये भी, ये जरा थोड़ा सा और में है ना। ऐसे जुड़ता है ना डीएनए में। ये थोड़ा यूं ना, सीधा ना खड़ा करके मैंने लेटा के खड़ा कर दिया। 5 वाले सिरे से पढ़ो और फिर 3 वाले से पढ़ो, क्या दिखाई दे रहा है? उल्टा सीधा। तो कौन सी सीक्वेंस हुई ये? पीछे समझ में आ रहा है? है ना। इको R1 ऐसे ही, ये कोई भी एंडोन्यूक्लियस हो इसी तरह के एंजाइम पे काम करता है। लेकिन इको R1 जो है, मैंने बताया था एंडोन्यूक्लियस भी 2 तरह के हैं। कितनी तरह के हैं? कौन कौन से? एक वो जो सिरे में से कट करते न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए को नहीं। डीएनए को अगर सिरे से कट करने वाला तो क्या होगा? एक्सो। और अगर डीएनए, अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को सिरे से कट कर रहा है तो क्या है वो? है? एंडो है, लेकिन उसका एक टाइप है। अब ये जो भाई भाई साहब हैं, ये यहाँ कट लगा देते हैं। कहाँ कट लगा देते हैं? यहाँ एक कट यहाँ मार देते हैं। ये तो 2 स्टैंड है, दोनों स्टैंड के चल रहे हैं ना डीएनए ये। तो मैंने कहा था दोनों स्टैंड पे कट लगेगा, तो एक कट कहाँ लग जाएगा? यहाँ। भैया ये देखो और इसे पढ़ो, क्या दिखाई दे रहा है? सेम आ रहा है ना। लेकिन ये काम दोनों एक होस्ट में होगा और एक किस में होगा? वेक्टर है। एक होस्ट में होगा और एक किस में होगा? वेक्टर में होगा। ठीक है, ये यहां से कट के अलग और वेक्टर का यहां से कट के अलग, और फिर दोनों के आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। किस एंजाइम की सहायता से? डीएनए। अब अपनी एनसीईआरटी का एक डायग्राम खोलो बच्चों, समझ में आएगा। कौन सा खोला है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, और जो बात मैंने समझाई है उसे समझने की कोशिश करो। क्या वो बात उसमें लागू हुई है? आगे से इन्हें पीछे वालों को बता दिया करो कुछ। तुम तो बुक नहीं लाए लिखे। पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो फिर। देख लिया?
फरहान कुछ देखा बेटा? खड़े हो जाओ। क्या दिखा? क्या दिखा? सर जिस सीक्वेंस को अलग करके जोड़ा जाए। सीक्वेंस को अलग करके जोड़ा जा। ये किसमें थी सीक्वेंस? आप देखें कि दो तरह की सीक्वेंस दो अलग अलग में दिखा रखी है। उसमें एक तरफ वेक्टर में दिखा रखी है और एक तरफ किसमें दिखा रखी है? होस्ट में। फिर क्या किया? उन्हें क्या कर दिया? कट कर दिया एंजाइम की सहायता से। एंजाइम की सहायता से कट होने के बाद उन्हें एंजाइम की सहायता से क्या कर दिया? अब एक और दूसरे डायग्राम पे आओ, उसी के साथ बराबर वाले पन्ने पे, जिसमें ये राउंड करके दिखाया हुआ है। बैठ जा बेटा। अब इसमें थोड़ा सा और दूसरे तरीके से दिखा दिया। इसमें क्या दिखाया कि भाई जो आपका प्लाज्मिड है वो तो पूरा का पूरा है दोनों में। एक में मान लिया प्लाज्मिड राउंड शेप में दिखा रखा है, एक का प्लाज्मिड क्या दिखाया है? सीधा यूं क्रॉस करके दिखा। ठीक है बेटा, देखा आपने? अब कट लगे हैं दोनों में, एक जैसे कट लगे हैं, यानी दोनों में लगभग ये दिखाने की कोशिश की है उसने कि भैया हमने इस तरह का कट दोनों में लगाया है। एक पूरा हेलिक्स और दो हेलिक्स कुछ कटे हुए, और वो अलग रंग से भी दिखा रखे हैं। जिनकी किताब में प्रिंटिंग सही है अलग रंग से दिखा रखा, वो जो कट वाला ये वाला। और फिर इसे जो ये काटा है ना, ये उसके साथ क्या कर दिया गया है? कंबाइन कर दिया गया। उसके बाद इसे क्या किया गया है? ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। उसके बाद क्या किया गया? इसे ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या किया गया है? इसकी क्लोनिंग की गई। क्या की गई है? क्लोनिंग की गई। इतना बेसिक समझ में आ गया आपको? कोई ऐसा विद्यार्थी जिससे ये बेसिक समझ में ना आया हो तो पूछे। हैं? कल हम इनकी डिटेल जानेंगे। अभी तो हमने सरसरा पढ़ा है ना? अभी कुछ प्रॉब्लम्स हमने मोटी मोटी रखी है, जिससे कि आपके दिमाग में ज्यादा मैंने जोर इसलिए नहीं दिया कि आप बायोटेक्नोलॉजी को हवा ना समझ लें। तो समझ में आ गया? अरे यार, लड़कियां हैं जानती हैं टुक्की लगानी है। अभी बताऊंगा टुक्की क्या होती है। अगर सपोज कीजिए कोई कपड़ा कहीं से फट जाए, ठीक है, और आपके पास वैसा कपड़ा ना हो लेकिन मिलता जुलता कपड़ा है, तो एक में से उसमें से क्या करेंगे आप? कट। उसमें क्या करेंगे आप? और फिर जोड़ के फिर पूरा सिल देंगे, है ना? ऐसे ऐसे आपकी कई ड्रेसेस अगर खराब हो गई तो कई ड्रेसेस आप बना देंगे, है ना? आजकल वही फैशन हो जाता है भाई। आधी आधी शर्ट भी आती आधी दूध भी आती दूध। इसका मतलब जानते क्या होता है? Yes. आप पहले चिथड़े पहनते थे और वहां से आप सूट बूट पे आए, ठीक है ना? तो ऐसा ये डेवलपमेंट ये कहलाता है बेटा। यहां से चले थे आप, यहाँ से आपने किताबें यहाँ थे आप फटे हुए, बुक्स आपने पढ़ी, ज्ञान अर्जित किया, और पीक पर पहुंच गए, एक सूट बूटेड वेल बूटेड आदमी आ गया, है ना? फिर आपने उस ज्ञान को फाड़ना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ आपके कपड़े भी फटने शुरू हुए। तो आजकल यही हो रहा है ना? ज्ञान के साथ जो है अज्ञान हो रहा है। चलिए हम वापस आते हैं, एक बार कंसाइज कर देते हैं आपकी बातों को। बायोटेक्नोलॉजी एंशिएंट टाइम से है। एंशिएंट टाइम में क्या क्या यूज ले लेते थे भाई हम उसके? दही बना हाँ, पनीर बनाना और हैं? आप जानते हैं पनीर भारत की डिश नहीं है, पनीर भारत में नहीं बनता। कहाँ से आया पनीर भारत में? कहाँ से आया? पहले एक चैप्टर हुआ करता था इस तरह का, जिसमें कौन सा प्रोडक्ट जो है बायोलॉजी, जब हम पढ़ते थे सीपीएमटी में, एक लेसन इसी बात का होता था कि कौन सा चीज कहाँ से ट्रांसफर होके आया है ना? किस देश से आलू कहाँ से आया भाई? इंडिया में होता, इंडिया की इंडिजीनियस नहीं है वो, मैक्सिको से आया है। ऐसे ही तो चीजें हैं जो बाहर से आती हैं, कहीं पर भी होती हैं, वहां से आपकी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो जाती है ना? जैसे पनीर को माना जाता है पुर्तगाल से आया है ना? यूरोप में पुर्तगाल से आया है।
तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि जो ब्रेड आप बनाते हैं, ब्रेड यूज करते हैं, ब्रेड भी एक क्या है, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी का ही नमूना है, प्रोडक्ट है उसका एक, जिसका आप लाभ लेते हैं ब्रेड का। डोसा बनाते हैं आप लोग, जलेबियां बनाते हैं, तो जिसमें भी फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसमें भी फर्मेंटेशन का यूज हो रहा है, वो एक बायोटेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। वो मैंने, है ना, तो भैया एंशियंट टाइम से चल रही है। एंशियंट टाइम में ये था बस कि ऑर्गेनिज्म और उनसे निकले वाले एंजाइम। अब मॉडर्न में उसे चेंज किया। मॉडर्न में हमने क्या किया, मॉडर्न में हमने क्या कर दिया, जो चाहिए उसको कर सकते डिजायर, हैं। डिजायर जीन को हम लेके आए कि डिजायर चाहिए, और हमने इसे बहुत एडवांस कर दिया। टेस्ट ट्यूब बेबी हम बना रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम इंजीनियरिंग जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। किसी जीन में अगर गड़बड़ी आ गई तो उसे सही कर रहे हैं, है ना। अब जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग किस काम में लगी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस काम में लगी है कि जो जन्मजात बीमारियां हैं जो होती हैं उसके जीन में सुधार कर सके, जिससे वो बीमारियां ह्यूमन में ना फैल पाए। तो ये एक बेनिफिट भी है। ऐसे ही हम जेनेटिक मॉडिफाइड सब्जियां तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तैयार कर रहे हैं, है ना। जीटी बैंगन आए में खाए होंगे आपने, जीटी बैंगन। अभी बहुत विरोध हुआ, जीटी कपास आ गया है, कुछ इस तरह की हम सब्जियां बनाए जा रहे हैं कि भाई जो मॉडिफाइड होके आ रहे हैं, है ना। कुछ लोग हैं जैसे प्रकृतिवादी होते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं, छेड़छाड़ मत करो बिल्कुल भी, और जो जैसा है वैसा ही चलने दो। तो दोनों बातें होती हैं। फिर हमने आपको बताई यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, जिसमें हमने लाइफ साइंस को, ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को, पार्ट ऑफ सेल्स को एग्रीगेट किया हमने, किसके साथ, हम बना सकें, प्रोसेस कर सकें या प्रोडक्ट बना सके जो वेलफेयर के लिए, लेकिन सब पार्ट को लिया हमने, केवल थोड़े को नहीं छोड़ा। वही हम चल रहे हैं। उसी के लिए हमें एक प्रिंसिपल दो निकालने पड़े, मोटे मोटे, वैसे बहुत हैं लेकिन दो हमने आपको प्रिंसिपल्स भी बताए, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा खोल के हमने आपको बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। रिकमेंडेंट डीएनए हमने आपको बताया, एंडोन्यूक्लियोसिस हमने आपको बताए, पॉलीमरेज हमने आपको बताया, हालांकि पॉलीमरेज का भी हमने यूज नहीं किया, है ना। हमने दो वैज्ञानिकों के नाम भी आपको बताए आज, उनसे संबंधित सनों का भी हमने जिक्र किया, कौन सा एंडोन्यूक्लियोसिस सबसे पहले बनाया गया उसके बारे में भी हमने बताया, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में भी आपने ज्ञान। तो इतना सीखा आप सब बच्चों ने, कल याद करके लाओगे, कितने आओगे सारे, वेरी गुड, अच्छी तरह से याद करके आओ। देखो धूम मचा दो बस बायोलॉजी को याद करने में, है ना। पूरी की पूरी क्या कर दो, लग जाओ। जो मैं पढ़ाऊं अगले दिन मुझे सुना दो, उल्टी कर दो उसकी, जो का तू, है ना। हाँ, वो बिल्कुल बता दो मुझे कि भाई क्या याद करके आए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बायोलॉजी आपकी पहले 300 प्लस होगी, है ना। पहले 300 पे आएगी, फिर 300 प्लस कब हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है बच्चों कि आपको पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है। एक दो पॉइंट अगर हमसे डाटा में इधर उधर हो जाए, लेकिन डाटा कौन सा रखना है, एनसीईआरटी वाला ही रखना है, क्योंकि वही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, पढ़ोगे, याद करोगे। वो पीछे वाले नहीं कभी कहते यस सर, उनकी आवाज ही नहीं आती। अब इधर से तो आने लगी, पीछे बैठने लगे बच्चे, इधर से तो आवाज आती है, सुना भी रहे हैं वो, इधर से भी सुनाया आज बच्चों ने। और अभी थोड़ा सा बीच वाले बच्चे और थोड़ी कोशिश कर ले मेरे, है ना। तो पूरी क्लास ऐसी हो जाए, बीच वाले का मतलब ये बच्चे सुना रहे हैं, ये देखो, ये सुनाती है, ये सुनाता है, ये सुनाता है, ये तीनों जनी सुना देती हैं। इसे पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, ये चुपचाप सुना नहीं रही है। वो दो बच्चियां जो नहीं है वो भी सुना रही हैं, और इधर बच्चे, वो सुनाता है बढ़िया, ये भी फरहान सुना रहा है बढ़िया, ये भी ठीक है, ये भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, वो तो आज ही आया, इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये तो भाई अब शर्मालिया वाला चैप्टर हट गया, अब इसमें जरा याद कर दो, है ना। हाँ, अब कल को सुना दियो, ठीक है बेटा। हाँ, तो और हम चाहते हैं सारे बच्चे ऐसे ही सुनाए, है ना। सब बच्चों की रेस्पॉन्स जो है बहुत बढ़िया है, और आप अच्छे अच्छे नंबर लेके बायोलॉजी में पास
ठीक है बच्चों, यस सर। थैंक यू वेरी मच।